दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो दुनिया ने इज्तिमाई तौर पर यह फैसला किया कि आइंदा लड़ाई झगड़ा थोड़ा महजब तरीके से किया जाए। इसी मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहदा कायम हो गई और आलमी सियासत का एक नया महल्ला आबाद हो गया। इस महल्ले में एक चौहदरी भी था जिसका नाम अमरीका था। अमरीका सुपर पावर बनकर उभरा। उसकी अस्करी ताकत को उसके इत्तेहादी भी मानते थे और दुश्मन भी। अंकल साम या चौहदरी साम ऐसा चौहदरी था जो सुबह शाम गली का चक्कर लगाता, हाथ में लाठी घुमाता और सबको याद दिलाता रहता कि पुत्र, महल्ले का इंतजाम मेरे पास है। इसी दौरान 1947 में इसी महल्ले में पाकिस्तान नामी नया घर बना। मसला ये था कि घर तो मिल गया, मगर न सहन में गंदम थी, न कंधे पर बंदूक, और न ही वो वसाइल जिनके बल पर कोई चौहदरी की आंखों में आंखें डालकर बात करे। चौहदरी साम से निमटने के चंद ही तरीके थे। पहला तरीका यह था कि उसे देखते ही मूंछों को ताव दिया जाए और कहा जाए, चौहदरी आजा मैदान विच। लेकिन इसके लिए घर में दाने भी होने चाहिए और कंधे पर बंदूक भी। पाकिस्तान के पास उस वक्त न दाने थे न बंदूक। दूसरा तरीका यह था कि उसे देखकर ऐसे गुजरा जाए जैसे बराबर का पड़ोसी हो, यानी आंखों में आंखें डालकर बराबरी की सतह के ताल्लुकात रखे जाएं। यह भी उस वक्त मुमकिन न था। तीसरा तरीका यह था कि खुलेआम दुश्मनी मोल ले ली जाए और चौहदरी साम को गालियां निकाली जाएं। लेकिन इसका अंजाम उमूमन अच्छा नहीं होता। दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जो इस तजर्बे के बाद आज भी ICU में पड़े हुए हैं। चौथा और सबसे आजमूदा तरीका यह था कि जहां चौहदरी नजर आए वहीं दोनों हाथ उठाकर कहा जाए, चौहदरी साहिब दी खैर हुए, भाग लगे रहन। पाकिस्तान ने यही तरीका इख्तियार किया। इसे आप सिफारतकारी कहीं या महल्लादारी की हिकमत अमली, मगर यही वक्त की हकीकत थी, यही हालात का तकाजा। रूस और चीन जैसे ममालिक इसलिए बच गए कि उनके पास वसीआ जोग्राफिया, मादनी दौलत और आबादी का समंदर था। शिमाली कोरिया कम्युनिस्ट ब्लॉक का छोटा भाई बनकर जिंदा रहा, मगर आज तक माशी ताकत नहीं बन सका। चीन ने सबसे दिलचस्प रास्ता निकाला। वो अमेरिका को सलाम भी नहीं करता और खुली दुश्मनी भी मोल नहीं लेता। बस खामोशी से तिजारत करता जाता है और फैक्ट्रियां लगाता जाता है। पाकिस्तान के हिस्से में जो प्लाट आया, उसके एक जानिब ड्यूरेंट लाइन थी, दूसरी जानिब भारत, तीसरी जानिब चीन जो अमरीकी नाराजगियों का शिकार था, और चौथी जानिब ईरान जो उस दौर में अमलन अमरीकी कॉलोनी था। लोग पाकिस्तान को बख्शू कहते हैं, ठीक है, लेकिन अरब वर्ल्ड, इंडोनेशिया, मलाइशिया, तुर्किया और कई अफ्रीकी दौलतमंद ममालिक ने भी दौलत होने के बावजूद बख्शू का किरदार अपनाया। उनकी क्या मजबूरी थी? वो आज तक बख्शू हैं। पाकिस्तान तो चलें जोग्राफियाई मजबूरियों या नामुसाद हालात के बास बख्शू बना या डॉलर की चाह में बना, मगर बाकी ममालिक वो आज भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ना अस्करी ताकत बन सके और ना एटमी ताकत हासिल कर सके। पाकिस्तान बख्शू बनकर भी प्रोफेशनल अफवाज पाल गया, मिसाइल प्रोग्राम खड़ा कर गया और वाहिद इस्लामी एटमी ताकत भी बन गया। फर्क यह है कि पाकिस्तान ने इस बख्शू फलसफे को सिर्फ सलाम दुआ तक महदूद नहीं रखा। उसने इसी दौरान एक प्रोफेशनल फौज बनाई, एक टॉप क्लास मिसाइल प्रोग्राम खड़ा किया और आखिरकार एटमी ताकत भी बन गया। यही दरअसल सर्वाइवल ऑफ द फिटस्ट है। एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर कर्जों तले दबा हुआ है, मगर अस्करी मैदान में उसका वजन इतना है कि उसका मुवाजना अपने से 5 गुना बड़े मुल्क भारत से किया जाता है। ऐसा मुल्क जिसका जिक्र इसराइल की सिक्योरिटी बहसों में भी आ जाता है। जब बड़े बड़े अरब ममालिक बुलंद बाला इमारतें और सड़कें बनाने में मसरूफ थे, तब यह पाकिस्तान अमरीकी कर्जों से ही एटमी प्रोग्राम बना रहा था। और वक्त ने साबित कर दिया कि किसका फैसला ज्यादा दूरांदेश था। अब जाहिर है कुछ लोगों को फौरन 1971 और कारगिल की खुजली शुरू हो जाती है। 1971 अस्करी तारीख की एक बड़ी गलती थी। वो सर्वाइवल का दौर था। हम अस्करी महाज पर वाकई भारत से बहुत कमजोर थे और एक ऐसे जोग्राफियाई मकाम पर फंस गए थे जहां जमीनी कमक पहुंचाना मुमकिन ही नहीं था। वो एक बड़ा बलंडर था और हमने उसकी कीमत अदा की। कारगिल ज्यादातर सियासी और शख्सी फैसला था। उसका खमियाजा भी हमें पीछे हटकर भुगतना पड़ा, लेकिन अगर पीछे न हटते तो कीमत शायद कहीं ज्यादा होती। अमरीकी टाइटिंग पे दर पे ग्लेशियर से टकराने के बाद अब डूब रहा है, लेकिन डूबते डूबते भी 2 दहाइयों तक निकल लेगा। अमरीकी ताकत को अब चैलेंज दरपेश है। आज उसके पुराने इत्तेहादी उसके साथ पहले जैसे खड़े नहीं, न ही वो ट्रंप की आवाज पर हर जंग में शामिल हो रहे हैं। ये सूरत हाल बताती है कि आलमी ताकत का तवाज़ुन शिफ्ट हो रहा है। बरक्स इत्तेहाद की आवाज बुलंद हो रही है। डॉलर के मुस्तकबल पर सवालात उठ रहे हैं। अरब ममालिक भी सोच रहे हैं कि अमरीका तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है या उल्टा बोझ। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम, बर्क्स और सऊदी तुर्किया ब्लॉक के साथ साथ भी चल रहा है और सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ये भी सर्वाइवल की एक दौड़ है। पाकिस्तान के देरीना मसाइल अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर जब कोई शख्स हमकता ठुमकता ये कहने आता है कि पाकिस्तान बख्शाव है, तो उसकी मासूमियत पर तरस आता है। उसे ना आलमी सिफारतकारी का अंदाजा होता है
न तारीख का शूर और न जोग्राफिया की मजबूरियों का इल्म। वो बस तनकीद बराए तनकीद करने आता है। ये एक फैशन बन चुका है। मुल्क को गाली दो, अफवाज को ट्रोल करो, रियासत की इज्जत पर वार करो। हालांकि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ निज़ाम ममलकत के बेशुमार बड़े और पेचीदा मसाइल हैं। इन मसाइल के जिम्मेदार जर्नील भी रहे, सियासतदान भी, ब्यूरोक्रेसी भी और अदलिया भी। जर्नीलों का खाता यकीनन काफ़ी लंबा है, मगर अब वो सब माजी का हिस्सा है। हालात बदल रहे हैं, क़ियादतें बदल रही हैं। कल जो नकर में हकते थे, क्या आज भी नकर में हकते हैं? यकीनन नहीं। लिहाजा माजी के हालात की आड़ में मुल्क को गाली देना, उसकी अफवाज को मसखरा बनाना और उसकी इज्जत पर वार करना भी एक ज़हनी रामज़गी है। और रामज़गी का इलाज साइंस आज तक दरियाफ़त नहीं कर पाई। तारीख के धारे से लेकर आज तक के आलमी हालात को सामने रखते हुए पाकिस्तान के किरदार को अगर कोई बेहतरीन लक़ब दिया जा सकता है, तो वो ये है: पाकिस्तान इस ज़माने का उम्र अय्यार है।